नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स जो 11 अक्टूबर 2020 को होने वाला है, उसके लिए ये डे वाइज सीरीज हमने चालू कर दी है। आप इसको जरूर देखते रहिए। दो चीजें आपको करनी है। एक तो क्विक प्लेलिस्ट जो है वो जरूर जो है फॉलो करनी है। उसमें डेली कम से कम 3-4-5 वीडियो अपडेट होते रहेंगे। जब जब मुझे जैसे जैसे जो फैक्ट मिलते जाएंगे और अगर उस पर वीडियो बनाना पॉसिबल हुआ तो मैं उसमें अपडेट करता रहूंगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया टेलीग्राम जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम में जो मैं पिक्स दे रहा हूं ये लगातार फॉलो करिए। कई सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। बीओ में करीबन 28 क्वेश्चन आए थे, आरओ में करीबन 32-34 क्वेश्चन आए थे सिर्फ 2 दिन रिवीजन करने से। अभी तो हम लगातार पिक्स दे रहे हैं आपको। 10-15 दिन का पूरा रिवीजन करेंगे, पूरा जीएस, पूरा करंट अफेयर, सब कुछ कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करेंगे। आप ये जो क्विक प्लेलिस्ट है और टेलीग्राम में जरूर फॉलो करिए। बाकी इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि जो कुछ पुराने वीडियोस हैं उनको भी इंक्लूड कर दे रहा हूं यहां पे, और प्लस जो नए रिकॉर्डिंग करके वो भी मैं बना दे रहा हूं। छोटे छोटे वीडियो भी कर दे रहा हूं, और प्लस ये जो डे वाइज है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले चीजें हैं। क्विक प्लेलिस्ट वाले सारे वीडियो देखने हैं लास्ट के दिनों में, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं और सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्हीं वीडियो से आने की संभावना है जो क्विक प्लेलिस्ट में दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। कोई कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कोई लगता है आपको फैक्ट अपडेट करने की जरूरत है तो जरूर बताइएगा। टेलीग्राम जरूर यहां पे जो है ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये एक क्विक वीडियो है। इसमें फंडामेंटल राइट का पूरा रिवीजन करेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी एग्जाम में फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, वो सारे इसमें हम बताएंगे आपको। 6th एडिशन का बाकी डिटेल्ड वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट जो है रेफर कर सकते हैं। 6th एडिशन हम फिर से चालू करेंगे। अभी 5th एडिशन वाला है प्लस डिटेल्ड पीडीएफ जो वीडियोज हैं उसमें, ठीक है। 6th एडिशन का फिर से चालू करेंगे। फंडामेंटल राइट की बात करें अगर आप, तो फंडामेंटल राइट ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 7 थे। 7 थे, एक को हटा दिया गया था। वो कौन सा था? वो था राइट टू प्रॉपर्टी। उसको 44वां जो संशोधन हुआ था 1978 में, उसके से हटा दिया गया था। तो अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? अभी राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, ठीक है। लीगल राइट है 301 के तहत, आर्टिकल 301 के तहत। पार्ट ये किसमें है? 12 नंबर पे है ये, ठीक है। देखिए, हिंदी इंग्लिश मत करिएगा, सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में बाइलिंगुअल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो इस समय कितने बचे हमारे पास राइट? फंडामेंटल 6 राइट बचे हैं सिर्फ। एक हो गया राइट टू इक्वलिटी, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है समता का अधिकार, सब आगे हिंदी में लिखा हुआ है। राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18, राइट टू फ्रीडम आपका 19 से 22 हो गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23-24 हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाला 25 से 28, और कल्चरल और एजुकेशन राइट जो हो गए 29 से 30 हो गए। राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब ये हट गया है, ठीक है। अब इसको हटा दिया गया। आर्टिकल 31 में था पहले, अब ये 301 के तहत है, ठीक है। अब सिर्फ 6 बचे हुए हैं। और लास्ट में इन सारे राइट को क्लेम करने का भी एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट ऊपर में से 5 का वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन सारे राइट को इन्फोर्स कराने के लिए हाई कोर्ट भी जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है। रिट इशू होता है। चलिए और इसमें आगे देखते हैं। इसमें सिर्फ इसमें मेन फैक्ट बता रहा हूं मैं। और ये अभी जो है ये पॉलिटी लिस्टिंग का पार्ट है, ये आपको मिलेगा। सब कुछ हमने बाइलिंगुअल किया है इसमें, ठीक है। अभी देखिए, ये सबसे पहला वाला राइट कौन सा है? ये है राइट टू इक्वलिटी। ये बीच बीच में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, एक फिलर्स टाइप की है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए इसलिए दी है। देखिए आर्टिकल, मैं आपको सिर्फ मेन चीजें बता रहा हूँ। आर्टिकल 14 का क्या मतलब है? अनुच्छेद 14 क्या है कि भैया ये इक्वलिटी बिफोर और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अभी सिर्फ इतना समझिए। डिटेल्ड वाला जो है वीडियो आप देख सकते हैं लिस्ट से, या फिर 6th एडिशन वाले से हम लोग चालू करेंगे। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो 14 आर्टिकल क्या है कि सभी लोग लॉ के लिए बराबर है। सिंपल बात ये, ठीक है, सभी लोग लॉ के लिए बराबर है, वही है 14 आर्टिकल। 15 वाला आर्टिकल क्या है कि भैया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। प्रोहिबिशन है ये डिस्क्रिमिनेशन का, किस किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। ये अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अच्छा, एक चीज और है, फंडामेंटल राइट जितने भी हैं सब में कुछ कुछ एक्सेप्शन जरूर है। ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं ये, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन होते हैं, डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी बस इतना समझिए। 14 वाला क्या है कि न्याय के समक्ष जो है समता है सबकी, और 15 वाला क्या है कि भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 वाला क्या है कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं करी जाएगी, सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। हालांकि सब में एक्सेप्शन है। तो 16 वाला क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 17 वाला क्या है कि अनटचेबिलिटी जो है अबॉलिश कर दी जाएगी और इसका प्रैक्टिस नहीं होगा, ठीक है। 18 वाला क्या है कि कोई भी अपना आर्टिकल नहीं लगा सकता है। राय बहादुर और ये बहादुर वो बहादुर पहले बहुत लोग लगाते थे, अब ये सब बंद कर दिया गया है, ठीक है। जो भी इसमें अगर जो ये जैसे जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्राइज हैं, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये सब, ये भी कोई सफिक्स और प्रीफिक्स में नहीं लगाया जा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो समझ गया? 15, 16 जो है 17, 18 समझ गया ना? 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। 12 जो होता है स्टेट होता है, स्टेट को डिफाइन करता है। कोई भी पब्लिक अथॉरिटी, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे स्टेट की हो, चाहे वो जो है आपकी लोकल हो, इवन प्राइवेट तक, सुप्रीम कोर्ट ने बोला इवन प्राइवेट तक, ठीक है। और ये 13 वाला ये दूसरा है, और ये 14 क्या है?
कि न्याय के समक्ष समता हो गए। 15 भैया कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन और इन सब के आधार पर। 16 क्या है कि भैया जो सरकारी नौकरी उसमें भी इक्वलिटी रहेगी। एबोलिशन हो जाएगा 17 से, और 18 में जो है टाइटल वाइटल नहीं लगाएंगे। ये बीच बीच में मैंने कुछ फिलर डाले हैं। देखिए कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि अगर जो है नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 20 और 21। रट लेना भैया, ये एक्सेप्शन है, बार बार आता है। 20 और 21 के अलावा बाकी सारे राइट को सस्पेंड किया जा सकता है, 20 और 21 को नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 20 और 21 को यहाँ पे सस्पेंड नहीं करेंगे, बाकी सबको कर सकते हैं। और जो आर्टिकल 19 वाला राइट है, जो आर्टिकल 19 के अंदर 6 राइट मिले हुए हैं हमको, वो सस्पेंड हो सकते हैं। वो भी कब हो सकते हैं, सिर्फ वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, मतलब किसी से युद्ध हो जाए तभी आर्टिकल 19 वाला जो है ये फंडामेंटल राइट है, उसके अंडर में जो 6 फ्रीडम को मिली हुई है वो यहाँ पे सस्पेंड हो सकती है। समझ गए बात ना। नेशनल इमरजेंसी में बाकी सारे फंडामेंटल राइट आपके हो सकते हैं सस्पेंड, लेकिन वो 20 और 21 नहीं होगा, ध्यान रखना ये। और जो आर्टिकल 19 वाला है, अगर कोई युद्ध हो जाए तभी बस ये वाला सस्पेंड किया जा सकता है। अपने राइट को जरूर पहचानिए, ड्यूटी भी पहचानिए, सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी भी करिए और अपने हक की लड़ाई भी करिए। अब देखो ये क्या है, ये फिलर ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन आ चुका है। राइट टू वोट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल की में माना है, साफ बात। अब आपको मानना हो मानो, वरना जो है आप गलत करके आओ एग्जाम में। फ्रीडम ऑफ प्रेस ये आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 में ए के तहत आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन भी एक आपका फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखिएगा, 19 के क्लॉज 1 में। 1976 में राजनारायण वर्सेस जो केस हुआ था उत्तर प्रदेश का, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि राइट टू इंफॉर्मेशन फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है, तो पहला राइट खत्म हो गया आपका, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम, ये 19 से 22 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार। पहले समता लाई जाएगी, फिर स्वतंत्रता दी जाएगी। इसमें क्या क्या है, एक आर्टिकल 19 है, इसमें आपको जो है 6 फ्रीडम दी गई हैं, 6 तरीके के आपके पास अधिकार है, 6 अधिकारों की सुरक्षा है। वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि स्पीच और एक्सप्रेशन, ठीक है, और सम्मेलन यानी असेंबली हो गया, आपका एसोसिएशन मतलब संघ हो गया, मतलब आप एसोसिएशन बना सकते हैं। मूवमेंट यानी कि संरचरण हो गया, संचरण हो गया, और रेसिडेंस की और प्रोफेशन की। ठीक, इसमें भी पहले एक प्रॉपर्टी वाला था, वो हटा दिया गया, ध्यान रखना। वो कौन से अमेंडमेंट से हटाया गया अभी बताया मैंने। ठीक है, तो ये हो गया 19 वाला आपका। फिर 20 वाले में क्या है कि आपको कन्विक्शन, बस एक एक वर्ड याद रखो, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। कन्विक्शन अगर आ जाए तो भैया आर्टिकल 20 है, साफ बात, समझ रहे हो। कन्विक्शन मतलब आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 तो जो है सबको पता होता है, सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है इसमें नई नई चीजें जोड़ता रहता है, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी को जोड़ दिया गया हो, खाने का अधिकार, स्वच्छ हवा का अधिकार। ये 21 आर्टिकल ऐसा है, इतना ज्यादा इसको एक्सप्लोर किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी भी इसमें कई सारा इसको बचा हुआ है। मतलब आप ये समझिए, जो कई बार सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको कोई और चीज नहीं मिलती, तो ये वाली चीज तो यहाँ पे है ही, राइट, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। अब जीने का अधिकार अगर आप जहां पे आ जाए तो वहां पे तो सारी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A है ये, ठीक है, ये 21A लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रारंभिक शिक्षा अधिकार। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें जो है स्कीम ही बदल दी गई है। वैसे क्या था आपका, वैसे तो यही था कि भैया 6 से 14 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। ये क्या है, ये उनका फंडामेंटल राइट है। और 0 से 6 साल तक वाला किसके अंडर आएगा, डीपीएसपी के, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के। लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो खेला दूसरा हो गया। अब तो ये अगर आप देखेंगे तो 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब चीजें दी हुई हैं। अब देखिए, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A, इसको कब इंसर्ट किया गया था ये ध्यान रखना। 86 अमेंडमेंट हुआ था, 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत जोड़ा गया था ये आर्टिकल 21A, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इसका क्या पूरा नाम है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, ये 2009 का एक्ट है। और फाइनली इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कब किया गया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आर्टिकल 21। और ये राइट टू एजुकेशन ये इन्फोर्स कब किया गया, इफेक्टिव कब हुआ, ये 1 अप्रैल 2010 को, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा, राइट टू फ्रीडम हो गया ये, ठीक। अब इसमें ये ध्यान रखिएगा 19 वाला वही सब हो गया, 6 जो राइट अभी हमने डिस्कस किए हैं। 20 वाला कन्विक्शन से रिलेटेड एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, हालांकि इसकी कोई ट्रिक नहीं मिल रही है। कन्विक्शन जो शब्द है उसमें आप देखेंगे तो 10 यहाँ पे अल्फाबेट है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 20 है इसमें 20 है, तो 10 × 2, समझ रहे हो बात। तो ऐसे कुछ करके ट्रिक बना लो आप, मतलब अपराध के दोष सिद्ध के लिए डबल मेहनत लगती है, दुगनी मेहनत लगती है, इस तरह से एक ट्रिक हो सकती है। तो 20 एक याद रहेगा। देखिए इसमें और डिटेंशन में हमेशा जो है कंफ्यूजन रहता है। डिटेंशन वाला फिर कौन सा हो जाएगा, 22 वाला, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 हो गया, एलिमेंट्री एजुकेशन 21A हो गया। 22 वाला कौन सा हो गया, अरेस्ट और डिटेंशन के लिए प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के जो है से संरक्षण है ये, ठीक है। तीसरा वाला हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23 और 24 है, ध्यान रखना। 23 वाला किससे रिलेटेड है,
कि भैया ट्रैफिकिंग नहीं होगी ह्यूमन बीइंग में और फोर्स लेबर नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए प्रोहिबिशन है ये। और जो अगर आप देखेंगे ये कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का ये जो है प्रतिषेध मतलब यानी कि चिल्ड्रन को एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहिए, ये 24 में है। तो 23 वाला किससे रिलेटेड है? ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से, ठीक है। 23 वाला किससे रिलेटेड है? ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर से। 24 वाला किससे रिलेटेड है? चाइल्ड लेबर से, ठीक है। फिर हम देखते हैं चौथा वाला फंडामेंटल राइट, इसमें कौन कौन से, इसमें कितने हैं? इसमें आपका 25, 26, 27, 28 है, 4 इसमें आपको दिए गए सब पार्ट हैं इसमें। ये क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। पहला वाला इसमें से कौन सा है? 25 नंबर का हो गया। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस और फ्री प्रोपेशन का है, ठीक है। आप जो है रिलीजन को अपने प्रोपेगेट कर सकते हैं, यानी कि आपका धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? 25 वाले आर्टिकल में दी गई है। और फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स ये किसमें दी गई है? 26 वाले में। 26 वाले में मैनेज कर सकते हो आप, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें है? 26 वाले में। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आप ये 27 में चलेंगे तो भैया आपको फ्रीडम है ये किस चीज के लिए कि अगर आप अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो टैक्स पेमेंट से आपको यहाँ पे फ्रीडम है, यानी कि किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, ये किसमें आएगी? 27 मतलब कि आपको टैक्स नहीं देना है, फ्रीडम के लिए जो है आपको ये अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स नहीं देना है, किसमें? 27 में है। टैक्स नहीं देना है किसमें? 27 में। 28 वाला क्या है कि भैया आपको फ्रीडम है किस चीज की कि अगर कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जहां पे कोई ऐसा रिलीजियस अगर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, मान लीजिए एक कोई जो है अगर आपका एक्स धर्म का कोई स्कूल है और उसमें कुछ वाई धर्म और जेड धर्म वाले भी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर एक्स धर्म वालों का कोई जो है फंक्शन हो रहा है, उन्होंने ऐसा कंपलसरी नहीं कर सकते हैं वाई और जेड के लिए, वो चीज है। तो किससे आजादी है यहाँ पे? किस चीज की स्वतंत्रता है कि कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। किसमें दी गई? 28 में। तो धर्म से रिलेटेड कितने हो गए? 25, 26, 27, 28, ध्यान रखना ये। और ये जो 29, 30 है ये किससे? माइनॉरिटी से रिलेटेड है। तो पांचवा वाला हमारा फंडामेंटल राइट कौन सा हो गया? कल्चरल और एजुकेशन राइट, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29 और 30, ठीक है। 29 वाला क्या है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा, समझ रहे हो ना आप? ये जो अभी हमने देखे थे 25, 26, 27, 28 वो किसी भी धर्म के लिए हैं, लेकिन ये जो 29, 30 है ये माइनॉरिटी के लिए है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई क्वेश्चन जल्दी से, फंडामेंटल राइट जो हमने यहां से लिए हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, किस देश से लिए हैं? ये बोरोड फीचर है, ये कौन से देश का? फिर 29 हो गया आपका। 30 क्या हो गया? राइट टू माइनॉरिटीज, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, 30 नंबर का। 29, 30 आपका माइनॉरिटी वाला होगा। अल्पसंख्यक जो है भाषा, लिपि और संस्कृति की कैसे करेंगे? 29 के तहत। और जो यहाँ पे शिक्षा संस्थानों की यहाँ पे मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाएंगे वो किसके तहत बनाएंगे? आर्टिकल 30 के तहत। ये वाला जो राइट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक 31 था, लेकिन वो तो राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको तो हटा दिया गया। अभी मैंने बताया था आपको, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। अब वो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970 एक्ट 8 के तहत अब वो 300A आर्टिकल में आता है, पार्ट 12 में। ध्यान रखिएगा भैया जी, बहनी जी। नेक्स्ट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मतलब आपके पास जो फंडामेंटल राइट है उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के लिए होता है ये राइट, उनको इंश्योर कराने के लिए होता है राइट कि अगर आपका फंडामेंटल राइट स्टेट ने वायलेट कर दिया या किसी ने वायलेट कर दिया तो आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, ये ध्यान रखना। यही है आर्टिकल 32। इसका मतलब क्या है? राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा? 6 रिट जारी कर सकता है यहाँ पे। एक है हैबियस कॉर्पस, यानी कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। मान लीजिए आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया तो 24 घंटे के अंदर बॉडी दिखानी पड़ती है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस आप लगा के, मान लीजिए किसी ने पुलिस थाने में किसी को बंद कर लिया तो आप हैबियस कॉर्पस लगाओगे तो उसको चाहे पुलिस वाला जितना भी हो उसको जाना पड़ेगा, टू हैव द बॉडी होता है ये, ठीक है। मैंडेमस मतलब भी कमांड, प्रोहिबिशन मतलब भी प्रोहिबिट, फिर जो स्टेट्यूटरी मतलब कि वी सर्टिफाई, को वारंटो मतलब व्हाट इज योर अथॉरिटी। या ऐसा नहीं कि कोई इतने बड़े ऑफिस पे कोई भी आके कब्जा कर ले, कोई भी एकदम से मंत्री बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ठीक है। डिटेल में मैंने सब बताया, रीड्स वाली वीडियो में देख लीजिए। एक चीज ये ध्यान रखिए कि भैया अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन देखिए लिखा हुआ है अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो जो भी आप एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका भी हुआ है या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली भी इस केस में जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये है समस्या, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भैया अगर मान लीजिए हाई कोर्ट के थ्रू मिल रही है तो पहले आप वहीं जाओ, लेकिन आप आज जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट भी, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाना भी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हमारे राइट का किसी ने वायलेट किया तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट। अब ये जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि भैया विदेशियों के मूल अधिकार क्या क्या है। देखो सिंपल बात है, अगर आपको 12 से लेके अभी तक जो मैंने 32 आर्टिकल बताए उतने याद हैं तो आप आराम से याद कर लीजिए कि सिर्फ सिटीजन को कौन कौन से मिले हैं, वो है 15, 16, 19, 29, 30।
15, 16, 19, 29, 30 ध्यान रखना। अब देखिए इसमें क्या है, 15 वाला तो वही है कि भैया किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, धर्म और जाति वो सब के आधार पर। 16 मतलब पब्लिक इंप्लॉयमेंट वाला भी मैंने बताया था, याद है? 1906 फ्रीडम थी जो, ठीक है। 29 वाला माइनॉरिटी को यहाँ पे, 19 वाला क्या था, माइनॉरिटी की जो लैंग्वेज और सब प्रोटेक्ट करने के लिए। 30 वाला माइनॉरिटी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। अब ये वाला इसीलिए, ये तो सिर्फ सिटीजन को ही होनी चाहिए ना। अब देखिए आर्टिकल 15 है, अब ये भेदभाव वाला जो है, अब 16 वाले में मान लीजिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट निकला, इंडिया के लोगों को कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है, कोई विदेशी आया वो भी मुंह उठा के पहुंच गया, तो ये गलत हो जाएगा ना। 19 वाला जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो जो 6 फ्रीडम थी। माइनॉरिटी 29, 30, इसमें देखिए हम अपने जो माइनॉरिटी हम पहले उनको प्रोटेक्ट करेंगे कि हम बाहर के लोगों को की जो बाहर से लोग आएंगे उनकी माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। ये है, ये सिर्फ सिटीजन को है। 15, 16, 19, 29, 30 सिर्फ सिटीजन को है। और 14, 20, 21 और 21A और 22 से 28 ये किसको है? ये दोनों को है, सिटीजन और फॉरेनर दोनों को, एक्सेप्ट एनिमी लेन। एनिमी लेन मतलब दुश्मन वाले, ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश, ये चाइना, ये सब, ठीक है। तो सिटीजन वाले क्या हो गया? 15, 16, 19, 29, 30, ठीक। और ये वाला कौन सा हो गया आपका? ये 14, 20, 21 वाले दोनों, और 22 से 28। 14 वाला मतलब चलो ठीक है, अगर कोई बाहर जाएगा लॉ तो सबके लिए सेम ही होना चाहिए, ठीक। और फिर मैंने बताया आपको 20 वाले में क्या है कि भैया अपराध को सिद्ध करने के लिए दुगनी मेहनत करनी पड़ती है, ध्यान रखना। कन्विक्शन बताया था, कन्विक्शन में कितने वर्ड शब्द हैं? ये अल्फाबेट 10 है, 10 का दूना 20। 21 वाला भैया जो पर्सनल लिबर्टी और वो मतलब वही लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये तो रहेगा ही। चलो शिक्षा भी यहाँ पे दे दी जा सकती है। 22 से लेकर 28 तक वो तो सारे वैसे राइट हैं। 22 वाला जैसे हो गया आपका डिटेंशन वाला, ठीक है। 23 वाला हमने याद है फोर्स लेबर और वो जो ट्रैफिकिंग नहीं होगी। 24 वाला बच्चों को जो है कारखानों में नहीं किया जाएगा। और 25 से 28 तो रिलीजियस वाले हैं। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। बाकी आप देख सकते हैं मैंने शॉर्ट में बता दिया। 15, 16, 19, 29, 30। 15 वाला जो है ये सिटीजन को है सिर्फ, और 16 वाला भी सिटीजन को है, अभी मैंने बताया आपको सारी चीज़ें। 19 वाला सिटीजन को है, 29 वाला सिटीजन को है, और 30 वाला सिटीजन को है। फिर ये जो दोनों को है सिटीजन और फॉरनर, कौन कौन से हैं? 14, 20 और 21 दोनों, और 22 से 28। 14 वाला हो गया इक्वल प्रोटेक्शन वाला, कन्विक्शन वाला हो गया 20 वाला, और जो है 21 वाला तो सबको होगा ही, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। एलिमेंट्री एजुकेशन का भी चलो सबको दे दिया गया। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसमें काफ़ी बदलाव हुए हैं। 22 डिटेंशन वाला भी सबको दे दिया गया, सिटीजन और फॉरनर दोनों को। और 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सारे दे दिए गए हैं। अब देखिए जल्दी से यहाँ पे पूरे आर्टिकल देख लेते हैं सारे, 12 से लेके 35 तक के फंडामेंटल राइट वाले, ठीक है। 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। स्टेट कुछ भी हो सकता है, इंडिया की कोई अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, इवन प्राइवेट अथॉरिटी भी हो सकती है, ध्यान रखना। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है कि जो भी लॉ जो है आप, मतलब कुल मिला के जो भी लॉ ऐसे होंगे जो इनकंसिस्टेंट होंगे या फिर डेरोगेटरी होंगे फंडामेंटल राइट के लिए, उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा। सिंपल बात ही होती है सिंपल भाषा में, लॉ इनकंसिस्टेंट विद इन और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। मतलब अगर आप कोई भी ऐसा लॉ बनाता है स्टेट, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है भैया जुडिशियल रिव्यू ये किस आर्टिकल के तहत आ सकता है? तो ये है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 13 जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू जाएगा तो किसके किसके पास जाएगा? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत। ये दोनों ही कोर्ट किसी भी लॉ को, ऐसा जो लॉ है जो फंडामेंटल के से नहीं मतलब मेल खाता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते। बाकी तो हम लोग देख ही चुके हैं 14 वाला इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अच्छा ये कुछ एक्सेप्शन मैंने लिख दिए, कई बार ये इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जहां पे आर्टिकल 31C आता है, 31C मतलब कि मान लीजिए डीपीएसपी के लिए कोई चीज यहां पे इंप्लीमेंट करनी है। डीपीएसपी क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य को करना चाहिए अपने नागरिकों के लिए, उसके लिए कोई स्कीम बनाई मान लीजिए, तो यहां पे अगर 31C आएगा तो आर्टिकल 14 जाएगा, ठीक है। फिर आर्टिकल 15 वाला है कि भैया कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, लेकिन एक्सेप्शन तो होते ही, जैसे ओबीसी वाला उनको 27% और प्लस वो सब जो चीजें हैं। और ईबीसी वाले में अगर आप देखेंगे इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी वाला कौन से अमेंडमेंट से है? 93rd वाले से। ईबीसी वाला 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। फिर अगर आप देखेंगे 16 वाला क्या है? 16 मतलब एक्सेप्शन तो हर जगह डिटेल में हम लोग आगे देखेंगे। 16 में ये इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है। 17 में मैंने बताया था अनटचेबिलिटी है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, अनटचेबिलिटी को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। एक्ट जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टी वाला एक्ट है, कहीं भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल 18 वाला है। 19 वाला मैंने बताया था आपको 6 टाइप की फ्रीडम, याद है? पहले इसमें 7 थी, फिर वो 44 अमेंडमेंट आया 98 वाला, और उसको जो 78 वाला हटा दिया गया। उसमें जो राइट टू प्रॉपर्टी, अब क्या है वो 300A के तहत वो क्या है? एक लीगल राइट है, ध्यान रख, पार्ट 12 में है ये, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कन्विक्शन वाला मैंने बताया 20, फिर ये 21 वाला ये लाइफ और पर्सनल लिबर्टी,
देखिए बाकी ये सब मैं बता चुका हूँ आपको अभी। अब देखिए फंडामेंटल राइट को जो है इस लिमिटेड कौन करते हैं, लिमिट कौन करते हैं, मतलब इस पे जो है किसी तरह से रिस्ट्रिक्शन कौन लगाते हैं। एक 31A, 31B और 31C। 31D को तो खत्म ही कर दिया गया है। 31A का क्या कहता है, भैया कोई एक्विजिशन करना है, कुछ संपदा ग्रहण करनी, लैंड वाइड एक्विजिशन करना है, तो वो वाले लॉ इसमें डाल दिए जाते हैं 31A में। 31B आपने सुना ही होगा 9 शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं। कोई भी कुछ एक्ट है अगर उनको जो है अलग रखना होता है कि किसी तरह कोई कोर्ट कुकू ना करे, तो वो आपको 9 शेड्यूल में कर देते हैं। हालांकि उस पर भी हो सकता है, ठीक है। और 31C वाला क्या है कि कोई डीपीएसपी अगर उससे रिलेटेड कोई स्कीम या लॉ बनाना होता है तो 31C में कर देते। ये 3 और ध्यान रखिएगा। देखिए 33 वाला क्या है कि फंडामेंटल राइट कई तरह से यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। जो भी ये फोर्सेज वाले लोग हैं, आर्म फोर्सेज, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसी और ये सब इनके रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। तो आपके जो फोर्सेज वाले कौन से, अगर उनके कोई फंडामेंटल राइट यहाँ पे लिमिटेड किए जा रहे हैं तो 33 वाला हो गया फोर्स वाला। 34 मतलब मार्शियल लॉ, मार्शियल लॉ तक लगा तो है नहीं, तो इसलिए कुछ पता नहीं है। 35 मतलब कि भैया इसको बनाएगा कौन फंडामेंटल राइट को, अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे करनी है। मतलब ज़्यादातर तो वैसे ही अपने आप इन्फोर्सेबल है। मान लीजिए कोई ऐसा है कि उसको इन्फोर्स करना पड़े तो सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है, ध्यान रखना, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी लानी है पूरे इंडिया। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे फंडामेंटल राइट जो है वो निगेटिव होते हैं क्योंकि स्टेट पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सिंपल बात है। और डीपीएस भी पॉजिटिव होते हैं क्योंकि स्टेट से बोलते हैं भैया करो, काम करो यार, काम करो, इंप्लीमेंट करो उसको। फिर ये फंडामेंटल राइट भैया क्या है, ये जस्टिसेबल, मतलब आप कोर्ट जा सकते हो अगर इनको वायलेट कर दिया जाए। डीपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। डीपीएस में जो लिखा है ये नहीं कि आप जो है उसको ये इंप्लीमेंट कराने के लिए मुंह उठा के तुरंत कोर्ट में चले गए। ये इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन इंश्योर करता है, फंडामेंटल राइट। और सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कौन इंश्योर करता है, डीपीएसपी। ये आ चुका है क्वेश्चन, ध्यान रखना। लीगल सैंक्शन है ये फंडामेंटल राइट के, और ये डीपीएसपी के मोरल और पॉलिटिकल के, भैया करना चाहिए। फिर ये क्या फंडामेंटल राइट जो है वेलफेयर को प्रमोट करते हैं, इंडिविजुअल का, और ये क्या करते हैं, ये कम्युनिटी का करते हैं डीपीएसपी, ठीक है। फंडामेंटल के लिए तो ऑलरेडी वो जो है वो उसके लिए कोई लॉ नहीं चाहिए होता है ज्यादातर के लिए, लेकिन डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ चाहिए होता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इन्फोर्स नहीं।